सो क्लास 12 की डेट शीट आ चुकी है और अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं यार, अब बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करनी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अकाउंट्स में 90 प्लस का एम करो, तभी आपका परसेंटेज ओवरऑल बेसिस में 90 प्लस अच्छे से पहुंच पाएगा। एंड अकाउंट सच में इजी है, मैनेजेबल है। बस आप क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है ये टफ है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 2 से 3 से 4 बार इसको रिवाइज करोगे ना, एकदम अच्छे से माइंड में आ जाएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप का रिवीजन। अब पार्टनरशिप का रिवीजन मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे हेल्प करने वाला हूं आपकी। पार्टनरशिप बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है आपके अकाउंट्स के पेपर का। 36 मार्क्स का आता है और 36 मार्क्स में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स की तैयारी में आपको 3 चैप्टर्स अलग और 4 चैप्टर्स अलग, प्लस कुछ मिसलेनियस टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, ये मैं आपको अलग अलग तरीके से कराऊंगा। ये 3 तो हो गए आपके चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल, फिर आ जाता है गुडविल का वैल्यूएशन वाला चैप्टर और फिर डिसोल्यूशन। और ये 3 चैप्टर्स अलग चलाऊंगा मैं आपके। और ये जो 3, 4, 5, 6 4 चैप्टर हैं जो कि आपके चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सारे आपने चैप्टर्स में एक चीज़ कॉमन ऑब्जर्व की होगी कि टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मतलब बस थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले का चेंज है, कॉन्सेप्ट्स का चेंज है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही है इनमें। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये चैप्टर वाइज ना जाके आप ये टॉपिक वाइज जाओ। अब टॉपिक वाइज कैसे इसको कवर करना है, जैसे आप सब जानते होंगे रेशियो कंप्यूटेशन चारों चैप्टर्स में पूछा जाता है। तो देखो आप यहाँ पे हमने आपके चारों चैप्टर से रेशियो कंप्यूटेशन एकदम सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं टॉपिक वाइज। अब बेसिकली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि हम एग्जैक्टली तैयारी कैसे करें यहाँ पे अपने सिलेबस की। बेसिकली मुझे जब मैं 3 चैप्टर पढ़ता हूँ ना, जब मैं चैप्टर 3 पढ़ता हूँ तो मैं 4th का कॉन्सेप्ट पढ़ के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, या 4th पढ़ रहा होता हूँ ना तो 5 और 6 कन्फ्यूज करता है। वो सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी रिमूव करने के लिए मैंने आपके टॉपिक वाइज करा के रखा है, ताकि आपको जब भी कन्फ्यूजन लगे ना तो आप बस सेम पॉइंट आके देख लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ये तो हो गया रेशियो कंप्यूटेशन का, जो जिसमें क्या अपन न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस, गुडविल निकाला जाता है। फिर आपका आ जाता है गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का वैल्यूएशन चैप्टर 2 में कवर है, उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं हम इन चारों चैप्टर में। तो आप देखो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 अलॉन्ग विद ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल द कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग हिडन और इन्फर्ड गुडविल, इसमें ये सब कुछ आपका ईजिली कवर करा दिया जाता है। तो कन्फ्यूजन का तो नाम ही नहीं बचता है। और कुछ भी टॉपिक शुरू कराने से पहले हम उसका एक प्रो टिप देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आए। फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व्स का तो देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा सा समरी है, इसमें सब कुछ कवर है। आप आओगे रीवैल्यूएशन का अकाउंट मिल जाएगा, जर्नल एंट्रीज मिल जाएंगी, रिजर्व्स की एंट्रीज मिल जाएंगी विद द अमाउंट दैट यू नीड टू एंटर इन दोज जर्नल एंट्रीज। अब उसके बाद एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का भी टॉपिक आता है, हमने वो भी इसमें कवर करा के रखा हुआ है आपका। यानी कि चारों के चारों स्टेप्स में आपको कैसे कैसे काम करना है वो सब, लाइक इन दिस 1 पेज ओनली विद ऑल द मिस्टेक्स, जो कि आप ट्रिकी पॉइंट्स बोल लो या मिस्टेक्स बोल लो जो स्टूडेंट जनरली कर रहे होते हैं, हमने वो भी हाईलाइट करी हुई है। या फिर आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो हमने यहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन रिजर्व सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको कैसे पकड़ना है, क्वेश्चन में आपको कैसे समझ में आएगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग, अभी कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर हिडन गुडविल समझ नहीं आती क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ पे हमने वो भी लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड इट विल स्टिल आस्क यू टू डू द गुडविल एडजस्टमेंट। आप ऐसे करके ये चीज़ें समझ सकते हो। तो हम आपके लिए कितना ईजी करके आए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक, जो जनरली आधे लोगों को आधे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, हमने उसके लिए भी आपको एकदम सिंपल एक फॉर्मेट दिया हुआ है एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मेट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। आप अपना बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स देख के अपना बेसिक काम करो, रीवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, एडजस्टमेंट करो, जो भी है। उसके बाद जब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने हो ना, तब आपको बस ये 3 चीज़ें करनी है। इन 3 चीज़ों से आपका आंसर आ जाएगा। और देखो सारे के सारे चैप्टर्स में जहाँ जहाँ डिफरेंस है ना, वहाँ पे हमने वो भी हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो आपका ईजिली सब कुछ कवर हो जाता है। ये अप्रोच मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको हर टाइम पे पता रहेगा किस चैप्टर में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करना होता है। खैर आज का टॉपिक तो हमारा है समरी ऑफ रेशियोज। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया था ना? ओके
ठीक है, चल रहा है। तो देखो अब हमारा आज का टॉपिक है समरी ऑफ रेशियोज। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे आज रेशियो कंप्यूटेशन समझाने वाला हूँ। रेशियो कंप्यूटेशन में हम क्या सीखने वाले हैं कि बेसिकली न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो आप सब लोग को पता होगा, अभी तक क्लास 10th वगैरह कर चुके हो, तो 2:3:2 अगर मैं ये बोल दूँ तो बेसिकली दिस इज़ द रेशियो। अब बेसिकली न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग और सेक्रीफाइस क्या होता है। गेन का हम लोग को पता है, मतलब कि हमको कुछ मिल रहा हो। सेक्रीफाइस का मतलब हम कुछ त्याग रहे हो, हम कुछ बलिदान कर रहे हो, बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में, कि हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, हम अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो किसी को। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपका ये क्वेश्चन आए, आपको ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन हो ना, उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो आपको पता है रेशियो क्या दे सकता है क्वेश्चन में, 2:5, 4:10 और 1:5। स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे, इसको जल्दबाजी में बोल देंगे 2:4:1 है सर आंसर इसका तो रेशियो। ये गलत है, इसको ध्यान में रखो। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे 4:10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, मतलब डिनोमिनेटर सही इसका, और इसको बोल देंगे 2:10, तो ये क्या हो जाएगा 4:4:2। या फिर इसको आप और कैसे बोल सकते हो 2/5, 2/5, 1/5, यानी कि 2:2:1। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर एकदम सेम रखना, ओके, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना ये गलती मत करना। क्वेश्चन में जैसे ही कभी रेशियो दिया जाए, इसको पहले पकड़ना। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, मान लो आज आपके पास 200 रुपये है, आज आपके पॉकेट में 200 रुपये, यानी कि आपका ओल्ड बैलेंस मैं मान सकता हूँ इसका, ये आपका एक ओल्ड बैलेंस है। अब आपने अभी यूनिट टेस्ट हुए, हाफ ईयरली हुए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मतलब घर वाले भी खुश हैं और जो रिलेटिव्स हैं वो भी खुश हैं। तो मान लो एक दिन आपकी बुआ घर पे आती हैं, आपने भी बुआ की अच्छे से खातिरदारी करी, अच्छे से सेवा करी, चाय बना के पिला दी, बिस्किट्स वगैरह जो भी कुछ हो सकता था, अपने यहाँ का अपने शहर का बढ़िया बढ़िया खाना आपने उनको ऑफर किया, उनकी बहुत ध्यान रखा। अब जब बुआ जाने को ही तब आपने उनके पैर भी छू लिए, तो बुआ को लगा देखो यार बच्चा कितना मेहनती है, पढ़ाई भी करता है और संस्कारी भी है, इसको कुछ तो पॉकेट मनी देनी चाहिए। तो बुआ ने आपको क्या किया, 500 रुपये का पॉकेट मनी दे दिया। अब आप एक बार बताओ, आपके पास 200 रुपीज़ थे, आपके पास 500 रुपीज़ और आ गए, ये आपका बैलेंस इंक्रीज करेगा ना, यानी कि अब आपका न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा 700। वहीं अब मान लो आपका ये तो मान लो ये आपका 9 नवंबर का सीन है, क्या 9 नवंबर पे आपके पास ये चीज़ है, ओके। अब अगर अगले दिन 10 नवंबर पे मैं आता हूँ, तो आपका ओल्ड बैलेंस कितना होगा स्टार्टिंग का 700, याद है ना, बैलेंस BD बैलेंस CD, तो ये आपका बैलेंस CD था, अगले दिन का बैलेंस BD बन गया। तो मान लो आपका ओल्ड बैलेंस अभी आ रहा है 700। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट ज़रा मैं पॉज करता हूँ प्लीज़, सॉरी फॉर द डिले इनकन्वीनियंस। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी क्या हुआ ना, अभी आपके पास 700 का बैलेंस है। रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो चुका है क्या, ओके चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक छोटा भाई है घर पे, अब वो तो परेशान, छोटे भाई किस लिए होते हैं, मैं भी छोटा भाई रह चुका हूँ तो मुझे पता है छोटे भाई तो परेशान करने के लिए होते हैं। अब उसने देख लिया भैया के पॉकेट में तो रुपए हैं, कुछ तो निकलवाया जा सकता है, तो बताया भैया 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 भैया, जैसे वो एक आपने देखा होगा अपने आपके घर के आसपास कोई तो नान खटाई बेचने वाला चलता रहता है, मुझे तो नान खटाई ही खानी है, नान खटाई ही खानी है। तो वैसे ही आपका जो छोटा भाई आया, भैया मुझे तो रिमोट कंट्रोल कार ही चाहिए किसी भी तरीके से। तो आपने देखा अब तो इसके छोटे भाई की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो घर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगा। तो आपने सोचा चलो एक छोटी सी कार दिला देते हैं, मान लो वो 500 रुपये की आई। तो अब एक बात बताओ, आपके पास अब बैलेंस कितना बचेगा, न्यू बैलेंस आपका 700 में से 500 आपके पास से चले गए, यानी कि अब आपका बचेगा 200 का बैलेंस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे आपको गेन हुआ था, आपको रुपए मिले थे, और यहाँ क्या हुआ था सेक्रीफाइस, यानी कि इधर आपको मिला और दूसरे केस में आपने अपने छोटे भाई के लिए वो खर्चा किया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि मुझे सेक्रीफाइस, बेसिकली मुझे सेक्रीफाइस निकालना है, मुझे सेक्रीफाइस निकालना है, तो ध्यान रखना, मान लो आपके पास पहले 200 थे ना, अब आपके पास 700 है। सेक्रीफाइस के केस में हमेशा ध्यान रखना, पहले आपके पास सॉरी सेक्रीफाइस यहाँ पे आएगा, जब भी आपका सेक्रीफाइस आपसे पूछा जाए ना क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना दिमाग में, सेक्रीफाइस के केस में हमारे पास पहले ज़्यादा होता है और बचता बाद में कम है। क्यों? क्योंकि हमने बीच में कुछ अपना तरफ से दे दिया ना सामने वाले इंसान को, यानी कि मेरा ओल्ड शेयर ज़्यादा होता है, न्यू शेयर कम होता है, एंड दैट्स वाई वी कैलकुलेट शेयर सेक्रीफाइस्ड एज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
वहीं जब आपको क्वेश्चन बोले कि गेन कैलकुलेट करके बताओ, तो गेन कैलकुलेट करने में मतलब सिंपल लॉजिक है, पहले आपके पास 200 थे, अब आपके पास 700 हैं, यानी आपके पास पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब सॉरी पहले आपके पास कम हुआ करता था, अब ज़्यादा है, यानी दैट योर न्यू शेयर इज़ मोर देन योर ओल्ड शेयर। तो आप इसमें क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड, यहाँ पे आपका ओल्ड शेयर ज़्यादा था न्यू शेयर से, तो देखो इधर हमने क्या किया, गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड, इतना सिंपल है। अब स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार बोलते हैं सर दो फार्मूले हमें बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, आप मुझे बस एक फार्मूला दो, तो इसका हम आपको बता देते हैं। ओल्ड माइनस न्यू हमेशा याद रखना, ये आपको कभी भी गलत नहीं करके देगा। ओल्ड माइनस न्यू कर दो, पॉजिटिव आ जाता है तो आप समझ सकते हो ओल्ड ज़्यादा है न्यू से, तो क्या आ जाएगा, ये सेक्रीफाइस आ जाएगा। और अगर इसका रिजल्ट निगेटिव आता है दैट मीन्स इट इज़ अ गेन। मान लो जैसे इधर इस केस में आपके पास पहले वाले केस में ओल्ड आपका कितना था 200, न्यू कितना आ गया 700, तो माइनस का कितना आ गया 500, और यहाँ आपके पास ओल्ड कितना था, देखो आपके पास 700 था और आपका न्यू शेयर कितना हो गया 200, तो आप करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा 500, यानी कि जब भी निगेटिव फिगर हो यानी इट इज़ अ गेन, और जब पॉजिटिव फिगर आ जाए दैट मीन्स इट इज़ अ सेक्रीफाइस। तो आई होप ये समझ में आया हो। तो देखो मैंने ये भी लिख दिया कि ऑल्टरनेटिवली यू कैन कैलकुलेट एज फॉलोज, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। मेरा सजेशन क्या रहता है, आप ये ऑल्टरनेट अप्रोच ही फॉलो करो, इससे क्वेश्चन आपका गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इधर आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हर चैप्टर अलग अलग तरीके से बताता है ना, इसीलिए इन पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जिन भी बच्चों का कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है या मान लो उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा मैथ हमारा वीक है या हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ये पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन बोले ना ये रेशियो है, वो रेशियो 4:2, सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, यानी ये देखो फॉर एग्जाम्पल A, B और C हैं ये लोग तीन, ठीक है, A का 4 शेयर है, B का 4 शेयर है, 2 का शेयर है, C का 2 का शेयर है। हम ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल 10 A को कितना मिल रहा है 4, B को कितना मिल रहा है 4, C को कितना मिल रहा है 2, तो हम ये बोल सकते हैं A को 4/10 मिल रहा है, B को 4/10 मिल रहा है, C को 2/10 मिल रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, शेयर्स को रेशियो में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तीनों का बेसिकली सम करो और उसको डिनोमिनेटर में रख लो, और जो भी रेस्पेक्टिव पार्टनर का नेम आएगा उसका शेयर उठा के न्यूमरेटर में रख दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है, इस पर बहुत ध्यान देना, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो डिवाइड हो सकता है ना उतना करो। तो देखो 2 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो मतलब बेसिकली और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, 2/5, 1/5। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, आपको ये लिख के रुक मत जाना, क्योंकि इसको और 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये अपडेटेड रेशियो ये वाला आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट मैंने आपका कवर करा दिया था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया। डिनोमिनेटर आपका जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5, 10, 5, तो या तो आप 10, 10, 10 कर लो या तो आप 5, 5, 5 कर लो। अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी सेम है और सिंप्लीफाइड भी है। ओके, सो आई होप ये आपके माइंड में इन बेसिक पॉइंट्स गए हो। ये आपका वो बेसिक है जो कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा, इसीलिए हमने पहले ये लिख दिया है। अब जैसे अभी आपने खुद देखा कि अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, ओल्ड माइनस न्यू, हाँ ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे तो सेक्रीफाइस आ रहा था, और जब हमें गेन निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो देखो जैसे हमने न्यू माइनस ओल्ड किया गेन आया, ओल्ड माइनस न्यू किया तो सेक्रीफाइस आ गया। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ये मुझे बेसिकली आप क्या करो, मुझे न्यू शेयर निकाल के दो, मेरे पास सेक्रीफाइस है, मेरे पास ओल्ड शेयर है, मेरे पास ओल्ड शेयर है, मेरे पास गेन है, आप मुझे न्यू शेयर निकाल के दो। तो सिंपल, आप एक बात बताना, न्यू शेयर आपको कैलकुलेट करना है। मान लो पहला केस है आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, फर्स्ट केस है आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेक्रीफाइस करने का मतलब है मेरे पास 700 रुपये थे, मेरा छोटा भाई आया, मुझे तो रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, मेरी जेब से पैसा जाएगा, यानी मेरा पैसा कम होगा, यानी आपके पास जितने भी पहले रुपए होंगे ना उसमें से कुछ तो कटेगा, यानी उसमें कुछ तो डिडक्ट होगा, यानी कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दो। देखो ओल्ड माइनस शेयर सेक्रीफाइस। और अब जब आपसे बोले कि नहीं गेन वाला केस है, हमें तो गेन हुआ है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, जब आपसे गेन वाले केस में पूछा जाए कि न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर की बात करते हैं, मैं बस आपको ये सेक्रीफाइस और गेन ये केसेस हैं कि आपको सेक्रीफाइस हो रहा है गेन हो रहा है, तो सिंपल आपके पास पहले कितने थे 200, आपको फिर अपनी बुआ से 500 रुपये और मिले, यानी वो आपके बैलेंस को बढ़ाएगा ना, तो क्या हुआ ओल्ड प्लस गेन। तो देखो यहाँ पे ओल्ड प्लस शेयर गेन, इतना ज़्यादा सिंपल है। चैप्टर वाइज समरी से पे जाने से पहले मैंने सोचा आपको ये बेसिक पॉइंट्स कवर करा देता हूँ, ये आपके चारों चैप्टर्स में हेल्प करने वाले हैं, इस बेसिक को एकदम अच्छे से याद रखना। ओके, अब आते हैं आपके चैप्टर वाइज।
इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा एकदम अच्छे से। ओके, ये बेसिकली हम फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दे रहे हैं, तो इस तरीके इसको आप एक डेमो लेक्चर की भी तरह समझ सकते हो। मेरे हिसाब से रिवीजन तो ये होता है, मैं बस आपको पॉइंटर्स बताता चलूँ, लेकिन मैं इन डेप्थ भी जा रहा हूँ, तो आपको ये अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना पहले, तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखो, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। बेसिकली हम अपना PSR चेंज कर रहे हैं। PSR में चेंज हो रहा है, जैसे मान लो पहले था 2:1, अब कितना कर ले रहे हैं हम 2:3, तो वो हो जाएगा कि हम अब कर ले रहे हैं 1:3:1। सिंपल। यानी इसमें होता क्या है, इस पर आप पहले ये इस चीज़ पे ध्यान दो कि बेसिकली चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या चलता है। तो चैप्टर नंबर 3 बोलता है नंबर ऑफ पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ पार्टनर्स वही रहेंगे। देखो 3 पहले थे, 3 अभी भी हैं, A, B और C, इनमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बस इनका PSR चेंज हो रहा है। ओके, अब इनका PSR चेंज हो रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सो दैट अनदर पार्टनर कैन हैव गेन। अब एक बात बताओ, इसको मैं इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने पिज़्ज़ा मंगाया, जैसे इधर तो अपने केस में 3 लोग हैं, मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, और 4 लोग के लिए आपने पिज़्ज़ा मंगाया है, चारों का एक एक शेयर आ गया होगा। अब मान लो कि इस इंसान को थोड़ा सा और खाना है, यानी मान लो उसको इस आधा पीस और खाना है, तो वो आधा पीस कहीं से अलग से थोड़ी टपक के आएगा कि डोमिनोज वाला आपको एक और पीस ला के देगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे देखो रेशियो क्या था, 2:2:1, तो बेसिकली B का कितना हुआ है, +1 हुआ है, और A को -1 करना पड़ा। यानी A को अपने मतलब किसी ना किसी एक को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सो दैट अनदर वन कैन हैव द गेन। तो चैप्टर 3 में याद रखना पार्टनर्स वही रहते हैं, बस अगर किसी एक का चेंज होना है, मतलब PSR जब भी चेंज होगा तो किसी एक को सेक्रीफाइस होगा और किसी मिनिमम एक को तो गेन होगा। दोनों चीज़ें होती हैं, एक को सेक्रीफाइस हो रहा होता है और एक को गेन हो रहा होता है। एज सिंपल एज दैट। ओके, इसके बाद इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस ऊपर वाले बेसिक्स फॉलो कर लो। इस चैप्टर में तो कुछ करना ही नहीं है, जो बेसिक्स ऊपर लिखे हैं ना बस उसी को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स वही रहते हैं, तो बस सेक्रीफाइस और गेन निकाल लो, काम हो जाता है। कोई कुछ भी ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं है इस चैप्टर में, एकदम सिंपल है। ओके, तो बस आपको इतना इसके लिए बेसिक्स ही याद रखने, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बात करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मान लो आप लोग 4 लोग हो, आपके पास पिज़्ज़ा है। अब आप 4 लोग जो बैठे हुए हो, आप लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हो, आपका एक 5वां दोस्त आ जाता है, बोलता है यार मुझे भी पिज़्ज़ा का पीस चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा, तुम लोग अलग अलग थोड़ी पार्टी करोगे। आपका 5th फ्रेंड आ जाता है, अच्छा मैंने जल्दबाजी में दोस्ती लिख दिया, तो आपका एक 5th फ्रेंड आया, वो बोलेगा मुझे तो पिज़्ज़ा चाहिए भाई किसी भी तरीके से। तो आप क्या करोगे, आप में से कोई एक उसको मतलब हाँ सर हम अलग पिज़्ज़ा मंगा लेंगे। अरे यार स्कूल में भी गया हूँ, और स्कूल टाइम में मुझे इतना याद है, अनलेस हमारे पेरेंट्स अंबानी हो, हमारा पॉकेट मनी कम ही रहता था, बहुत ही बजट में हम लोग को अपनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। मुझे याद है अभी भी हम लोग 10 रुपये के अंदर अपना एक जो पेटीज़ होती है वो और एक कोल्ड ड्रिंक, हम ये दोनों कर लेते थे। आज तो 10 रुपये में क्या ही आता है। खैर, तो देखो इसमें बेसिकली ये क्या करेगा, आप चारों में से ही किसी ना किसी एक को इस 5th फ्रेंड को खिलाना पड़ेगा ना। बेसिकली 3 लोग चल रहे हैं, बेसिकली अब अगर 5वें फ्रेंड को पिज़्ज़ा चाहिए तो आप चारों में से ही किसी एक को देना पड़ेगा ना। यानी कि देखो क्या लिखा है, देयर इज अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्म। कॉम्पोजिशन मतलब कि पार्टनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज होते हैं। पहले 4 थे, अब 5 हो गए। यानी कि किसी ना किसी एक को, ये मेरे साथ ना ऐसे एकदम बोलना, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ बोलना इसको। एडमिशन के केस में मिनिमम किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होता है। क्या, एडमिशन के केस में किसी ना किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक से ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर किसी एग्जिस्टिंग वाले को गेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही हमने लिखा है, एटलीस्ट वन एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट सेक्रीफाइस अ पोर्शन ऑफ देयर शेयर, द सेक्रीफाइस शेयर इज अ गेन फॉर द न्यू पार्टनर। जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वही नए वाले के लिए गेन बन जाता है। जैसे मान लो इस इंसान ने जितना अपना पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस किया ना, उतना ही तो उसको 5th फ्रेंड को खाने को मिल रहा है। यानी कि ये जो बेसिकली सेक्रीफाइस होगा आपका, वही न्यू पार्टनर के लिए गेन बन जाएगा। और कभी कभी हम जब रेशियो अपना रीएडजस्टमेंट करते हैं ना, तो किसी ना किसी दूसरे पार्टनर को भी गेन हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ सेक्रीफाइस होगा, लेकिन किसी ना किसी एक इंसान को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसमें आपके 2 केस बनते हैं। जब मैंने आपको बता दिया है कि एडमिशन के केस में आपका सेक्रीफाइस होना तो तय है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, आपको जैसे मैंने बताया रेशियोज कंप्यूट करने। तो रेशियोज कंप्यूट करने के लिए बेसिकली व्हाट यू विल नीड इज ओल्ड रेशियो। आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे रखे, आपको सेक्रीफाइस या फिर गेन निकालना होगा, और उसकी हेल्प से आपको न्यू रेशियो निकाल लेना होगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको सेक्रीफाइस का डेटा अवेलेबल होना चाहिए।
तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो आपका डेटा रिगार्डिंग सेक्रीफाइस इज अवेलेबल या फिर इट इज अनअवेलेबल, कि नहीं बता रहा है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो जब क्वेश्चन आता है ना कि डेटा रिगार्डिंग सेक्रीफाइस इज अवेलेबल, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। मान लो आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है और आपको ये भी बता रखा है कि सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, तो इसमें आप एक सिंपल बात बताओ यार, आपको पता है, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है कि जब भी हम सेक्रीफाइस करते हैं तो मेरा शेयर कम होता है। तो एज सिंपल एज दैट, आप क्या करो, न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करो, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दो, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। ओके, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, ओल्ड माइनस न्यू आपको कर देना, आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा, सॉरी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आपको कर देना, आपका न्यू शेयर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और ये रहती है, शेयर सेक्रीफाइस कभी कभी देखो, शेयर सेक्रीफाइस डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा कि हमने इतना दिया है, या फिर कभी कभी कुछ कैलकुलेशन कराएगा। अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन कराने का भी आपको हिंट दे रहा है ना कि इसने अपना 1/5 दिया, या इसने अपना 1/4 दिया, इसने अपने में से 1/4 दिया, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको ये हिंट कर रही हैं कि यार क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि आपको सेक्रीफाइस वाले कैलकुलेट करना है और उसको माइनस करना है, बस आपका न्यू शेयर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से ए ने 1/5 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस किया है। मान लो ए का शेयर है मान लो 2/5, ओके, और बी के लिए बोल दिया कि बी ने अपने शेयर में से 3/4 फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो इस केस में ध्यान रखना, बस अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, बी का मान लो शेयर 1/5 है, तो ए का सेक्रीफाइस पता है कितना आएगा, 1/5, क्योंकि 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, ऑफ के लिए ध्यान रखना 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसने 2/25 सेक्रीफाइस किया है। फ्रॉम हिज शेयर यानी कि यही है जो सेक्रीफाइस किया है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करता है, मतलब जहां आपको दिख जाए फ्रॉम, आपको क्या लगता है जो इंसान सीधे सीधे बात करता है आपको वही तो पसंद आता है, या जो इंसान आपको बहुत बातें घुमा के बनाता हो आपको वो पसंद आता है? तो बी वाला जो इंसान है ना वो साफ सीधी बात कर रहा है, जहां दिख जाए ना फ्रॉम, मतलब कुछ नहीं है, यही सेक्रीफाइस है, जो है यही है, तो सिंपली यही आपका सेक्रीफाइस बन जाएगा 3/4। इसको बी के शेयर को हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन जहां दिखे ऑफ का मतलब क्या कह रहा है, मेरे पास इतने रुपए थे और मैं अपने इतने रुपए में से 1/5 का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यानी मेरा इतना शेयर था, मैं इस शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो इसीलिए हमको उसके शेयर को यूज़ करके मल्टीप्लाई करके उसका सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। फ्रॉम का मतलब साफ सीधी बात इतना ही सेक्रीफाइस है बस। तो कभी कभी आपको जो होगा ना शेयर सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा, वो इन पॉइंट्स पे ध्यान देना, ऑफ और फ्रॉम। ओके, न्यू शेयर आप कैलकुलेट कर लोगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, फिर क्या, न्यू पीएसआर आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर से न्यू पीएसआर निकाल लेना। शायद ऊपर हमने 1-2 पॉइंट्स मिस किए थे, देखो यहाँ पे ना ये 2 पॉइंट्स थे, चलो मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स वीडियो के एंड में समझा दूंगा। ओके, पहले अभी हम ये चैप्टर कवर कर लेते हैं एडमिशन का। दूसरा केस आता है कि आपके पास डेटा रिगार्डिंग सेक्रीफाइस इज अनअवेलेबल, कि क्या उसने अपना ओल्ड शेयर दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, ठीक है, ओल्ड रेशियो दे दिया, और न्यू पार्टनर का ना जो न्यू पार्टनर आ रहा है, मान लो ए बी और सी है ना, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, और डी करके एक नया पार्टनर तो आ रहा है, ओल्ड रेशियो दे दिया 2:3:1 मान लो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं, मान लो ओल्ड है 2:2:1 और न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, दैट इज डी। 1/5 नहीं, इसको 1/4 मान लेते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, सर आपने बोला है न्यू रेशियो निकालना है हमको, और न्यू रेशियो कुछ भी बोल लो, सर ओल्ड में से या तो सेक्रीफाइस माइनस करेंगे या फिर गेन प्लस करेंगे। अब सर सेक्रीफाइस और गेन निकाले कैसे, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं गया है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, डेटा रिगार्डिंग सेक्रीफाइस इज अनअवेलेबल, डेटा ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने टोटल शेयर को 1 मानते हैं, टोटल शेयर मतलब टोटल प्रॉफिट्स, एक इसको क्या करेंगे 1 मान लेंगे, मान लो ये आपका पूरा एक प्रॉफिट है फर्म का। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले हमने ये किया, उसको शेयर को 1 मान लिया, और न्यू पार्टनर के शेयर को फाइंड आउट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/4। ये दोनों तो देना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं आरपीएस। आरपीएस मतलब होता है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है फर्म का, और इस फर्म के प्रॉफिट में से 1/4 न्यू पार्टनर का बन चुका है, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर ये 1/4 लेके जा रहा है तो बाकी बचा किसका होगा, ये 3 हिस्से, ये 3 बचे हुए पार्टनर्स के लिए होगा ना, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। ये हो जाता है एनपीएस यानी कि न्यू पार्टनर शेयर, और ये हो जाता है रिमेनिंग पार्टनर शेयर, कि बाकी तीनों को मिला के कितना मिलेगा और इस नए वाले को कितना मिलेगा।
तो इतनी चीज़ समझ में आई ना अभी तक। पहले स्टेप में क्या करेंगे, टोटल शेयर को 1 मानेंगे, फिर न्यू पार्टनर के शेयर को क्वेश्चन में ढूंढेंगे और उस 1 में से माइनस कर देंगे। तो जब आप 1 - 1/4 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 - 1/4 3/4। तो ये आपका आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, यानी रिमेनिंग पार्टनर शेयर, बाकी सारे पार्टनर्स को कितना मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है, दो चीज़ें, इसमें आपको दो ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल सकता है, क्वेश्चन ये बोल सकता है, एक तो पहले केस में या तो एकदम साइलेंट रहे, कुछ ना बोले। दूसरे केस में ये बोल सकता है कि अब से जो पार्टनर्स हैं ना, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे, वो इक्वली शेयर करेंगे। तो मैं आपको पहले केस में समझाता हूँ। पहले केस में जब एक क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तब सिंपली आपको न्यू शेयर पता है कैसे निकालना है। न्यू शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ किसका, न्यू पार्टनर का, नहीं वो तो ऑलरेडी दिया है ना 1/4। आपको ओल्ड पार्टनर का कैसे निकालना है, ओल्ड PSR इंटू RPS, ओल्ड PSR इंटू RPS। मतलब अभी हमने A, B और C का 2:1 था ना, तो देखो अगर हम क्या करेंगे इनका 2/5 और 1/5, तो और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, RPS से, यानी कि 3/4 और 3/4। तो इसमें देखो इनका शेयर कितना आ जाएगा, 6/20 और 3/20। गॉट इट। अब इसमें आपका न्यू शेयर आ गया, तो देखो क्या, ओल्ड शेयर इंटू RPS, ओल्ड शेयर यानी कि ओल्ड PSR के हिसाब से ओल्ड PSR इंटू RPS। ये बताता है कि अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना, जो बचा हुआ प्रॉफिट शेयर है, उसमें उनको उनके जो ओल्ड PSR है ना, उसके हिसाब से इनको शेयर मिल जाएगा। बेसिकली ये और डिनोट करता है कि आपका ओल्ड PSR ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाता है। बस अब अगर D का भी न्यू रेशियो निकालना चाह रहे हो तो कितना है वो 1/4। अब क्योंकि 1/4 20 के बराबर नहीं है, तो आप इस केस में क्या करोगे, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इट कैन बिकम इक्वल टू योर 20 डिनोमिनेटर। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 6:3:5। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, आप इसको और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 5 हो गया ना, 3 से डिविजिबल नहीं है इसीलिए, तो ये आपका ये हो जाएगा। जब भी आपका रेशियो आया करे ऐसे कैलकुलेट होके, बस चेक किया करो कि जो न्यूमरेटर है उनका टोटल कर दो तो डिनोमिनेटर के बराबर हो रहा है क्या। तो देखो 6 + 6 12 + 3 15 15 + 5 20। न्यूमरेटर का सम अगर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए तो आपका आंसर सही है। ओके अब इसके बाद आ जाओ दूसरे केस में कि क्वेश्चन बोल रहे कि अब से ना पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे बचा हुआ प्रॉफिट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड PSR, सॉरी रेशियो दे दिया ना इक्वल, तो हम क्या करते हैं RPS जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर है वही तो बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा ना, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैसे मिल जाएगा, इन गिवन रेशियो। गिवन रेशियो में हम प्रोपोर्शनेट कर देते हैं और गिवन रेशियो क्या है, इक्वल। तो देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ, A, B और C कैसे आएगा। RPS तो आपको पता है 1/4 हमने जब किया तो 3/4 बचा ना, तो क्या करेंगे 3/4 एंड 3/4 इंटू गिवन रेशियो। गिवन रेशियो क्या है, इक्वल है, तो 1/3 आप जब इसको सब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 और D का तो ऑलरेडी ही 1/4 था शेयर, तो आपने देखा इक्वल बन गया। तो बेसिकली आपका न्यू शेयर आ गया। तो बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपको कोई रेशियो दे रखा है क्या, कि अब आने वाले टाइम में पार्टनर्स इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, इस रेशियो में शेयर करेंगे बचे हुए पार्टनर्स। ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, इस रेशियो में शेयर करने वाले हैं, यानी कि इक्वली कर रहे हैं। तो देखो 1/4 ओके गॉट इट, इतना करना होता है। जब क्वेश्चन ऐसे केसेस में आपको बोले कि शेयर सेक्रीफाइस निकालो, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि शेयर सेक्रीफाइस निकालो, तो ऑल्टरनेट अप्रोच फॉलो कर लेना। आपने न्यू शेयर निकाल लिया, आपके पास ओल्ड शेयर है, शेयर सेक्रीफाइस आप निकालोगे तो बस ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, पॉजिटिव आ जाएगा तो आपका केस खत्म, राइट। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। डेटा रिगार्डिंग सेक्रीफाइस इज अनअवेलेबल, बहुत सारे केसेस दिए होंगे बुक्स में, समरी करके इतना ही सब है आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी देखो एडमिशन वाले चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेगा, सेक्रीफाइसिंग, तो यहाँ पे भी दो बातें आती हैं कि सेक्रीफाइस का डेटा अवेलेबल है या फिर सेक्रीफाइस का डेटा अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल है तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे ही शेयर सेक्रीफाइस निकाल दो, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, राइट, कि शेयर सेक्रीफाइस क्वेश्चन में सामने से दे रखा हो तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे बोल रखा है ना 1/5 ऑफ शेयर, 3/5 ऑफ शेयर, तो शेयर सेक्रीफाइस आप वैसे निकाल लो और शेयर सेक्रीफाइस निकाल लो और उन्हीं को रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। फिर क्वेश्चन बोलेगा सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग डेटा अनअवेलेबल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने ओल्ड PSR को ही अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेना,
ओके, यहाँ पे आपको ये करना है। जब सेक्रीफाइस, अब यार कुछ बोला ही नहीं गया है ना कि सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि सारे पार्टनर्स ने अपने ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही अपना सेक्रीफाइस किया हुआ है। ओके, तो जब डेटा अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट। ये सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कुछ बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, संडे आज तो सब मस्ती कर रहे होंगे। जब सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल नहीं है तो ओल्ड पीएसआर को ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेता है। और जब डेटा आपको दे रखा है न्यू रेशियो का भी, ओल्ड रेशियो का भी, तो आपको कौन ही रोक रहा है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, शेयर सेक्रीफाइस आ जाएगा। ऑल्टरनेट अप्रोच जो आपको बता रखा है, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एडमिशन खत्म। आज अगर आपने ये वीडियो देखा है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे, कोई नहीं छूटने वाला है। और मज़े की बात ये, चारों चैप्टर्स के एक साथ में करा दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो दोबारा देख लेना, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, आप एक बार नोट्स पढ़ लो, उसके बाद आपके क्वेश्चन होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ पे आपको डाउट हो, आप बस सिंपली इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, 9045113475, या फिर इंस्टा पे आप कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे आप आओ, अगर आपको लगता है कि आपको डाउट्स पूछने तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। बाकी यूट्यूब तो है ही आपके पास, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद अब देखो, अगर हाँ कोई मैनपुरी से है बच्चा, तो वो मैनपुरी से बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। आप नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है तो टेस्ट सीरीज़ की कुछ एलिजिबिलिटी है, आपको इस कोर्स वगैरह दिखे जाएंगे स्कूल के, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज़ हम लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए कराते हैं। तो अगर हमें लगता है आपका केस जेन्युइन है, आप सिंसियर हो, आप पढ़ने वाले हो, देन वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री टेस्ट सीरीज़, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो यहाँ फिजिकली ऑफलाइन सेंटर में आके। ओके, तो अब अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6, दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट क्या होता है कि ये फर्म चल रही है, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। बी कम और 8 ज़्यादा लग रहा है, ये बी बना देते हैं इसको। तो मान लो रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है, सी फर्म से बाहर ऐसे ऐसे चला गया, ये क्या होता है, रिटायरमेंट। अब डेथ का मतलब क्या होता है, सॉरी इस पर जोक नहीं करना चाहिए, बट आपकी मेमोरी के लिए बस सेव कर रहा हूँ। क्या, डेथ के केस में पार्टनर जो सी है वो ऊपर चला जाता है। तो बस इतना दोनों में डिफरेंस है, सी रिटायरमेंट के केस में फर्म से बाहर हो गया, डेथ के केस में वो। अब इस केस में क्या होता है, आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी, ये सी जो है ना पार्टनर, ये फर्म से बाहर निकल जा रहा है। ओके, यानी कि चेंज होता है कंपोजिशन ऑफ फर्म में, यानी कि पार्टनर्स जो होते हैं फर्म के वो डिक्रीज होते हैं। और ये जो सी वाला पार्टनर है, इसका कुछ ना कुछ इसमें शेयर रहा होगा। अब जो ये सी का शेयर होगा, ये अब जा रहा है, तो बेसिकली अब मान लो पहले 100 का प्रॉफिट होता था, मान लो जो रेशियो है ना, रुको, मान लो पहले 120 का प्रॉफिट है और ये तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, तो ए, बी और सी तीनों को इक्वली कितना मिल जाता था, 40 पर पार्टनर, 40 ईच पार्टनर मिल जाता था। अब मान लो ये सी रिटायर हो रहा है, वापस से दूसरे साल में 120 का प्रॉफिट हुआ, तो ए और बी अगर इक्वली शेयर कर रहे होंगे तो उनको तो 60-60 मिलेगा ना। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरमेंट के केस में हम उस पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं, और डेथ वाले केस में हम उसको डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। तो आरपी या डीपी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट समरी अगर नहीं प्रोवाइड करी है तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर। तो जो भी ये रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर होता है ना, ये किनको मिलता है अल्टीमेटली, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे होते हैं, इन्हीं दोनों को इस रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर का शेयर मिल जाता है। अब बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप मेरे साथ एक चीज़ बोलो, यहाँ पे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बुलवाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ रिपीट कर लेना, लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा। रिटायरमेंट या डेथ के केस में किसी ना किसी एक पार्टनर को गेन होता है। रिटायरमेंट या डेथ के केस में किसी ना किसी एक पार्टनर को गेन होता है। अगर आपको इस पिज़्ज़ा वाले एग्जांपल से ही मैं आपको समझाऊं, मान लो ये पिज़्ज़ा है, ये आप 4 दोस्त हो, 4 में से एक पार्टनर मतलब ए, बी, सी और डी ने मान लो रिटायरमेंट ले लिया कि वो जंक फूड खाना बंद कर रहा है, तो ए, बी और सी क्या इतने अच्छे इंसान होते हैं कि ये पिज़्ज़ा का स्लाइस, अरे नहीं खाएंगे। अरे सबसे पहले तो वो लगता है कि कौन सबसे पहले उठाए और खाए। यानी कि ये जो इसका शेयर होता है वो इनमें से किसी ना किसी एक को तो मिलेगा ही मिलेगा ना, और जब इनको किसी का शेयर मिलता है तो इनका शेयर बढ़ता है, दैट इज़ गेन होता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में से किसी ना किसी एक को तो गेन होना ही होना है। मैंने लिखा भी है कि शेयर इज टेकन ओवर बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, द शेयर गेन इज अ गेन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ए और बी और सी के लिए। और कभी कभी इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, अगर रेशियोज रीएडजस्ट हो रहे होते हैं ना, जैसे एडमिशन के केस में गेन हो जा रहा था किसी को, तो वैसे यहाँ सेक्रीफाइस भी हो सकता है। देयर इज़ नो वरी कि मतलब किसी और पार्टनर को थोड़ा और ज़्यादा मिलने लगा। ओके, जैसे मान लो इसको ऐसे समझा सकते हैं कि ए, बी और सी
इनका रेशियो था 2:2:1। अब बेसिकली क्या हुआ, बी रिटायर हुआ, तो आप सोचोगे कि नहीं सर इसका शेयर तो मिलना चाहिए, ए और सी को क्या हो जाएगा 3:2 कर देंगे, 1 इसको चला गया और 1 इसको चला गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि क्या क्या करें कि बी अपना शेयर सी को दे दे, तो क्या हो जाता, बी का जो 2 है वो सी को मिल गया, तो कितना हो गया 2 + 1 3, और ए का भी एक शेयर सी को मिल जाए। रेशियोज का रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं ना पार्टनर अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी केस हो सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और इस केस में ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रख के चलना है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन के केस में सेक्रीफाइस होता है, किसी ना किसी एक पार्टनर को करना पड़ता है, और रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में किसी ना किसी एक पार्टनर को गेन होता है। अब सिंपल है, न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, तो न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ओल्ड शेयर और सेक्रीफाइस या गेन का डिटेल्स। सिंपल, अगर हमें सेक्रीफाइस हो रहा है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, गेन हो रहा है तो ओल्ड प्लस गेन कर देंगे। मेनली हमें इस चैप्टर को गेन के पर्सपेक्टिव से समझना है। अब हमें मतलब क्या चाहिए, गेन का डेटा चाहिए, यानी कि गेन का डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है या नहीं। तो देखो, डेटा रिगार्डिंग गेन इज अवेलेबल और डेटा रिगार्डिंग गेन इज अनअवेलेबल। तो सबसे पहले अवेलेबल वाला केस देखते हैं। सिंपल है यार, आपको पता चल गया कि गेन अवेलेबल है डेटा में, तो सिंपल ओल्ड प्लस गेन कर दो, आपका न्यू शेयर आ गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है ना, वो गेन सिंपली डायरेक्टली ना देके आपको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए देता है, तो उसका भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि इसमें क्या बोलेगा ना कि जैसे मान लो ए बी और सी है ना, 2:2:1 है इनका शेयर, तो क्या होता है बी को 2 मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन बोलेगा कि जो बी का शेयर है ना, बी हो गया आपका रिटायरिंग पार्टनर और सी और ए हो गए आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो क्वेश्चन ये बोल सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने प्लान पता है क्या किया है कि बी के शेयर को इक्वली एब्जॉर्ब करेंगे, इक्वली लेंगे, यानी कि रेशियो क्या दे दिया 1:1। तो सिंपली आपको क्या करना है 2:5 × 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 आपका ए ले रहा होगा और 1/5 आपका सी ले रहा होगा इसमें, सिंपल। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, इसमें 2/5 क्या हुआ आपका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, क्या हुआ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर या फिर डिसीज पार्टनर का शेयर, और 1/2 क्या हो गया रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो बस आरपी या डीपी के शेयर को रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा शेयर गेन, और शेयर गेन को क्या करना है ओल्ड में ऐड कर देना, तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक तो और ज़्यादा इजी है, जब क्वेश्चन आपको बोले कि डेटा रिगार्डिंग गेन इज अनअवेलेबल, है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं डेटा बताने के लिए, इसमें हम भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं ऐसे, मैं भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। सिंपली क्या करना होता है, जैसे मान लो ए बी और सी, इनका रेशियो दिया है 2:2:1, बी रिटायर हो रहा है, इसको हटा दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो इसका शेयर। देखो क्या लिखा है, स्ट्राइक आउट द शेयर ऑफ आरपी और डीपी फ्रॉम द ओल्ड पीएसआर। क्या बच जाएगा ए और सी का न्यू रेशियो 2:1, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोल रखा है कि ए बी और सी का रेशियो है 3:4:3, ए रिटायर हो रहा है, स्ट्राइक ऑफ कर दो, बी और सी का कितना हो जाएगा 4:3, एज सिंपल एज दैट। दिमाग ही नहीं लगाना रिटायरमेंट डेथ में इतना क्वेश्चन में ज़्यादा। शेयर गेन कैसे निकालना है, ऑल्टरनेट अप्रोच लगा लेना जो आपको बताया हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू, नेगेटिव आ रहा है तो आपका गेन है। कभी कभी इन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बोलेगा गेनिंग रेशियो और कैलकुलेट करके दो मुझे, क्या गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो सिंपली डेटा रिगार्डिंग गेन इज अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप शेयर गेन को कैलकुलेट कर लो, तो मान लो जैसे बी रिटायर हुआ तो ए का गेन आ गया 1/5 और सी का गेन आ गया 2/5, तो आपका गेन कितना, गेनिंग रेशियो कितना बन जाएगा 1:2, आप ये बोल सकते हो। अब डेटा रिगार्डिंग गेन इज अनअवेलेबल, डेटा रिगार्डिंग गेन इज अनअवेलेबल, गेन का रिगार्डिंग डेटा अनअवेलेबल है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल। ये तो और ज़्यादा सिंपल है, जैसे मान लो ए बी और सी है ना, 2:2:1 दे रखा है, बी रिटायर हो रहा है, तो क्या इसमें तो गेनिंग रेशियो में शेयर गेन निकालना भी नहीं है, और ज़्यादा सिंपल है। ए और सी के बीच जो गेनिंग रेशियो पता है बनेगा क्या, कितना बनेगा 2:1 एग्जिस्टिंग। क्या लिखा है, स्ट्राइक आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड पीएसआर, एकदम इतना सिंपल, कुछ भी नहीं है, यही आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर वाइज समरी। मैंने थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा स्पीड में कराया है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस इसमें, अब बस आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओ, ईजिली हो जाएगा। ओके, तो एक पॉइंट और लेके चलो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही सारे। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना, इस पॉइंट को, ये 2 पॉइंट सही से नहीं बना, ये 3rd और ये 4th। बेसिकली
जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है या गेनिंग रेशियो होता है, दैट विल नेवर बी इक्वल टू योर शेयर गेन्ड और शेयर सेक्रीफाइस। यहीं पे आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, अभी आपने यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया तो कितना आया, 1:2, 1:2 आया ना आपका शेयर गेनिंग रेशियो। लेकिन जब आपने शेयर गेन देखा तो ए 1/5 शेयर कर रहा था और सी 2/5 गेन कर रहा था। यानी गेनिंग रेशियो को अगर आप रेशियो के टर्म्स में बताओगे तो कितना आएगा, 1:3, 2 मतलब 1/3 एंड 2/3। जबकि शेयर गेन कितना था, 1/5, 2/5। तो बच्चे ये बहुत गलती करते हैं। तो हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं, आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देन यू कैन कैलकुलेट। अदरवाइज जब भी आपको अपनी कैलकुलेशन करनी हो, या हम आपको वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में और अच्छे से बताएंगे जब आपका ये नेक्स्ट ये वाला टॉपिक आएगा। देखो हर जगह हमने ना आपको ये शेयर गेन्ड या फिर शेयर आपका जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना, मैंने आपको वही चीज़ें लिखवाई है। मैंने गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से नहीं करवाया है, उससे कभी कभी आंसर गलत हो सकता है इसीलिए। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी भी शेयर गेन्ड या फिर शेयर सेक्रीफाइस के इक्वल मत मान लेना जनरली, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है। हमेशा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इक्वल नहीं होगा, लेकिन हाँ प्राइमरली क्वेश्चन पे देखिए इसको इक्वल मत मान लेना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट योर शेयर गेन्ड एंड शेयर सेक्रीफाइस इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अगर सिंपल कैलकुलेशन रखना है देन कीप इट सिंपल, शॉर्ट गेनिंग रेशियो निकाल लो जितना पूछा गया है। लेकिन अगर आपको आगे और कैलकुलेशन करना है, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, देन यू नीड टू कैलकुलेट शेयर गेन एंड शेयर सेक्रीफाइस। तो ये था हमारा रेशियो का पूरा रिवीजन। 40 मिनट्स लेके कर लिया है, लेकिन आप ये मानो आपके 40 मिनट्स में चारों चैप्टर के टॉपिक्स हो गए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का हुआ है, चारों चैप्टर के जो फंडामेंटल्स हैं वो। नोट्स चाहिए आपको, टेलीग्राम पे जाओ, मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड करो और पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ो। हम लोग ऐसे रिविजन वीडियोज़ और लेके आते रहेंगे आपके लिए, एकदम बढ़िया से ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे तो पहले ही बोल रहा था, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फीडबैक भी आप कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। अगर एंड तक आ गए तो प्लीज़ आई वुड रियली लाइक इट कि अगर आप कुछ अपने फीडबैक शेयर कर सको, बता सको कि आपको वीडियो सच में कैसा लगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगा या नहीं। क्योंकि एक नई अप्रोच के साथ पार्टनरशिप में आपको समझा रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि सब लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज पढ़ाएं, इससे ज़्यादा अच्छा रिटेंशन रहेगा। और जब भी आप ये नोट्स खोलोगे ना, आपका ये टॉपिक 15-20 मिनट में रिवाइज भी हो जाया करेगा ईजिली। तो ये था हमारा रेशियो कंप्यूटेशन का टॉपिक। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई डाउट्स हो आप विजिट कर सकते हो, बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।